जय भीम साथियों, स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज भारतीय राजनीति में एक बड़ा दिन है। 4 सूबों के चुनावी परिणाम घोषित हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, कांग्रेस को पटखनी दे दी है। तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बना पा रही है, लेकिन वहां बीआरएस गायब हो गई है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का जो माहौल बना और इसमें दलित बहुजन राजनीति करने वाली, आदिवासी और जो पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। तो ये एक चुनाव कहें कि 2024 के लोकसभा का ट्रेलर कह सकते हैं, सेमीफाइनल कह सकते हैं, और इसका एक बड़ा असर आने वाले चुनाव पर होने वाला है। जब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो ये 4 सूबों के जो नतीजे हैं, हालांकि मिजोरम का भी नतीजे आना बाकी है, कल उनके रिजल्ट्स आएंगे, इसका भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा और क्या इसके मायने हैं, इस बेहद इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर दिलीप मंडल हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और जाने माने लेखक हैं, विचारक हैं। सीधे सर, बिना किसी भूमिका के आपका स्वागत द न्यूज़ वीक पर। जो चुनाव के नतीजे आए हैं, तो क्या पहली नज़र में क्या लग रहा है कि भाई सेमीफाइनल तो जीत गए हैं, अब क्या होने वाला है? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि इसको मैं सेमीफाइनल की जगह एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल की तरह देख रहा हूँ कि जिसमें कि 18 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और एक तरह से उन्होंने जो 2 संदेश बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं। एक कि आज का मूड जो है वो नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में, जहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं, जहाँ से एक तरह से कई बार भारत की राजनीति तय होती है, वहाँ बीजेपी को बढ़त है। और अगर यही आंकड़े, इसका अगर हम विस्तार कर दें 2024 के लिए, तो इसका मतलब है कि 2024 जो है वो बीजेपी का है, अनलेस एंड अनटिल अदर पार्टीज डू समथिंग very radical, something very new, something which makes some sort of departure or rupture. Otherwise, 2024 is going BJP way. तो ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाला जो नारा लगता है, क्या ये उसकी तरफ इशारा है कि उसकी जीत हो रही है, हिंदुत्व फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और 24 से पहले? देखिए, इतना तो सरलीकरण करना होगा कि ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की जीत है। ये जरूर है कि भारत का जो नक्शा है, अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का के दक्षिण का पूरा हिस्सा इस समय बीजेपी के हाथ से निकल गया है। कर्नाटक नहीं है, तेलंगाना उसको मिला नहीं, केरल में उसकी कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक, तमिलनाडु शायद उसको अगले कितने साल इंतजार करना पड़ेगा पता नहीं। तो दक्षिण भारत बीजेपी के फोल्ड में नहीं है, आज की तारीख में पूरी तरह गायब है। लेकिन अभी जो चुनाव में नंबर्स का गेम है, उसमें उत्तर भारत जो है उसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आबादी की वजह से इतना ज़्यादा है कि वो दक्षिण भारत की परवाह नहीं करके भी सरकार यहाँ बना लेगा। लेकिन दूसरी बात, बीजेपी को हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की पार्टी अगर कोई मान रहा है तो मेरे ख्याल से वो एक गलती कर रहा है। बीजेपी बेशक जब शुरुआत हुई थी, जनसंघ से जब बीजेपी बनी, उस दौर तक बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी थी और हिंदुत्व उसका एकमात्र प्लैंक था। हिंदुत्व प्लैंक आज भी उसका है। बीजेपी बुनियादी तौर पर मुस्लिम विरोध की पार्टी है, मुस्लिमों के खिलाफ एक बाकी बड़ी कोलबंदी इसकी पार्टी है, ये उसका कोर आइडिया यही है। लेकिन बीजेपी अब ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं है। बीजेपी अब ब्राह्मण बनिया पार्टी से बहुत आगे बढ़ गई है। उसने ओबीसी के बड़े हिस्से को अपने साथ ले लिया है, शेड्यूल कास्ट के बड़े हिस्से को अपने साथ लिया है, आदिवासियों के बड़े हिस्से को अपने साथ लिया है। तो बीजेपी अब लगभग वहां पहुंच गई है जहां पर कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन के समय की जो कांग्रेस थी, मुसलमान उसके साथ जनरली नहीं थे, इक्का दुक्का नेता थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन हिंदुओं की एक ऑल अनकम्पासिंग बड़ा सा बॉक्स है जिसमें कि तमाम तरह के हिंदू हैं। यहाँ पर बीजेपी लगभग पहुँच गई है। तो बीजेपी 1947 की जो कांग्रेस थी वो लगभग आज की बीजेपी का सोशल कॉम्पोजिशन ही है। तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस का स्पेस उसने काफ़ी ले लिया, क्योंकि कांग्रेस बेसिकली, कांग्रेस का आइडिया क्या था कि अपर कास्ट खास करके ब्राह्मण को टॉप पे रखो, बाकी लोगों से वोट लेकर एक जो यथास्थिति है भारतीय समाज की, जो धार्मिक व्यवस्था है उसके साथ कंटिन्यू करो। अपर कास्ट पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। तो अपर कास्ट के पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो जाने की वजह से बीजेपी इस समय भारत की द अपर कास्ट पार्टी है। और द अपर कास्ट पार्टी अगर वो है तो उसके साथ, क्योंकि मीडिया, ओपिनियन मेकर, ब्यूरोक्रेसी, ये सब साथ में आ जाता है, तो बहुत ऐसा एक बंडल बनता है जो कि पूरी पॉलिटिक्स को फिर मूव कर सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि बीजेपी के पास मुसलमान नहीं है, कांग्रेस के पास मुसलमान था।
इसकी भरपाई वो ओबीसी से कर रहे हैं, हिंदू ओबीसी से कर रहे हैं। वो ओबीसी पार्टियों को अपनी तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन ओबीसी अभी सेंट्रिक जैसे पॉलिटिक्स इस देश की हुई, अब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जातिवार जनगणना का ऐलान हुआ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, खुद राहुल गांधी और तमाम लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम जो है इस पर बढ़ावा देंगे, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। तो ये जो ओबीसी सेंट्रिक इशू थे, बात तो कांग्रेस भी कर रही थी, लेकिन उसका फायदा क्यों नहीं हुआ कांग्रेस को? Actually, Sumit ji, I think the problem is that what Congress was doing and what Congress was saying, there is a huge gap. Congress was saying that it will go for caste census, it will go for जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, it will go for increase in reservation and so forth. But actually, what Congress did, if you ask the question, what Congress did during last 5 years rule in Rajasthan and Chhattisgarh for the OBC, OBC के लिए 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने किया क्या ओबीसी के लिए, तो ऐसा एक भी काम ये चुनाव प्रचार में लेकर जा नहीं पाए। तो आप जनता को बेवकूफ समझना अगर बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता बेवकूफ है नहीं, उसका एक एक्सपीरियंस है कि आप जब बोलते हैं और आपकी डिलीवरी, इसके बीच फर्क है। 2011 में आपकी सरकार थी, कास्ट सेंसस आप उस समय आप करा सकते थे, आपने सेंसस के अंदर कास्ट का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया और आपने कहा कि बीपीएल सर्वे के साथ करा देंगे। तो आपकी ईमानदारी चूंकि कास्ट सेंसस के साथ स्थापित नहीं है, इस वजह से जब आप कास्ट सेंसस का इशू उठाते हैं तो लोग उसको नहीं ध्यान देते हैं। आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी, फिर आपके पास जब मौका आता है कि टिकट बंटवारे में कि ओबीसी को आप क्या देने जा रहे हैं, तो आप बीजेपी से अलग दिखते ही नहीं है। तो आप कांग्रेस की गलती क्या है, कांग्रेस ने एक साइड से सवर्णों को सशंकित किया, उनको आशंका में डाला कि पता नहीं ये ओबीसी के लिए क्या करने वाले हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हमारे आदमी तो नहीं है। तो अपर कास्ट को उन्होंने नाराज किया, सशंकित किया, लेकिन ओबीसी को साथ मिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो कांग्रेस दोनों तरफ से निचुड़ गई, अपर कास्ट मिला नहीं, ओबीसी आया नहीं, अपर कास्ट नाराज हुआ और ओबीसी को लाने के लिए जो करना था वो उन्होंने किया नहीं। तो कांग्रेस बिल्कुल जैसे वो गन्ने की मशीन में पेराई होती है ना, ऊपर नीचे दोनों साइड से उसको वो पिस गई है नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि क्योंकि देखिए भारत में सत्ता की पार्टी रही है जी, मतलब 1885 से उसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे बड़े, सबसे पावरफुल, सबसे बड़े बिजनेसमैन इनकी पार्टी रही है। तो स्ट्रक्चर तो उनका वो है, आज की तारीख में वोट उनको अब ओबीसी से चाहिए। तो स्ट्रक्चर और उनकी पॉलिसीज, इसके बीच में इतनी लंबी दूरी है कि उस दूरी को ये पाट नहीं पाए। और इस दूरी को अगर नहीं पाटते हैं तो 2024 में मैं कोई मिरेकल होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। और एक देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूम, देयर विल बी कंटिन्यूटी एंड बीजेपी में विन 2024 अगेन। जैसे हम कांग्रेस के अभी नेताओं को सुन रहे थे, कुछ समय पहले भी उनको देख रहे थे, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर तो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस भी नज़र आता था कि छत्तीसगढ़ भी रिपीट होगा। और एमपी में तो 20 साल हो गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी से लोग नाराज़ हैं, कमलनाथ जो है दिग्विजय मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। पिछली बार भी क्योंकि फंस गया था, सरकार गिरी, बन गई, फिर गिर गई। तो राजस्थान में कहीं कहीं हमको थोड़ा डाउट लग रहा था कि होगा क्या। तो कांग्रेस में कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो भारी नहीं पड़ गए? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस मान लेते कि नहीं होता, उनको रियलिटी पता होता। लेकिन अगर पॉलिटिक्स आपको करनी ही नहीं है, आपको ओबीसी पॉलिटिक्स करनी नहीं है, आपको बीजेपी के खिलाफ कोई और पॉलिटिक्स करनी नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद सरकार बदल ही जाएगी। गुजरात की सरकार चल रही है, मतलब 3 दशक हो रहे हैं, चल रही है, कोई समस्या नहीं है उनकी। लगभग वो आपको नवीन पटनायक शायद मरने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 33 साल लेफ्ट की ज्योति बसु के मरने तक चला, फिर जो मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य का चला, 33 साल उनकी चल गई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एंटी इनकम्बेंसी हुई सरकार बदल ही जाएगी। अगर सामने वाली पार्टी कोई नया प्रोपोजिशन लेकर नहीं आ रही है तो लोग आदत पड़ जाती है ना कई बार, ठीक है ना, मार रहा है ना, लेकिन रोज तो मार खाते हैं तो चलता है, मतलब दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन कि ठीक है, बाकी आएगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो एटलीस्ट इसमें तो स्टेबिलिटी है, इसको मालूम है कि किसको जाकर रिश्वत देनी है, किससे जाके काम करवा लेना है, किस नेता को बोलेंगे तो हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूटी का भी आनंद है, बेशक वो कंटिन्यूटी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन कंटिन्यूटी भी अपने आप में एक मतलब विश्वास देती है कि हमको पता है ना इस समय हमको क्या करना है। बच्चे को नौकरी लगवानी है, किसको जाके पकड़ना है मालूम है ना, उसको जाके पकड़ेंगे, उसको इतना रुपया दे देंगे तो काम हो जाएगा। ये भी एक जनता इस तरह से भी जीती है, मतलब उनको क्रांति चाहिए नहीं होती है, क्योंकि क्रांति के बाद क्या होगा,
क्रांति के बाद इससे भी खराब हो गया तो सेफ साइड लेके चलते हैं। क्रांति ये तो देखा एडमंड बर्ग की एक थ्योरी है, मतलब और पॉलिटिकल साइंस की बहुत पॉपुलर थ्योरी है कि मतलब लोग कोई क्रांति इसलिए बुरी स्थितियां क्रांति को जन्म देगी ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए दुनिया में भिखारियों ने कोई क्रांति नहीं की है कि सबसे बुरे हाल में इसलिए वो क्रांति कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये बदलाव जरूरी नहीं है कि हो, लोगों ने लंबे लंबे समय तक शासन देखा है और देख सकते हैं क्या कांग्रेस क्यों 1885 के बाद से कांग्रेस 1900 लगभग 90 बल्कि 2000 अभी तक 14 तक इस देश की पॉलिटिक्स की दिशा दशा तय कर रही थी। बेशक इक्का दुक्का बीच में चुनाव हारी, लेकिन कांग्रेस सिस्टम था। तो कांग्रेस सिस्टम अगर 100 साल चल सकता है तो शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा पाप कर दिया, हो सकता है उनका भी लंबा चल जाए। तो यार मोदी ये यूपी ये नवीन पटनायक हो सकता है कि अगले 10-15 साल अगर स्वस्थ रहें तो चला लें। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में कोई मतलब एक डेफिनेटिव थ्योरी नहीं है, नाराजगी होती है। अभी ये गारंटी नहीं है कि आपको मोदी 2 बार देख लिया लोगों ने तो थक गए होंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि मोदी के बाद क्या का जब एक ठोस जवाब नहीं होगा ना तब तक जनता स्विच नहीं करती। उन्होंने बहुत एक और चीज होती है, मैंने एक्स पार्टी को वोट डाल दिया, अब मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल होता है कि मैंने मूर्खता की है। अपने आप को मूर्ख मानना एक मतलब बहुत टफ है कि मैंने एक बार, इसलिए वो आदमी जब एक बार दूसरी पार्टी को वोट डाल देता है तो उसके बाद मैं क्यों उस डिसीजन को बदल लूं, उसके लिए मुझे बहुत ठोस कारण चाहिए कि मतलब मैंने एक्स पार्टी को एक बार वोट डाल दिया 2014 में या 2019 में, अब मैं अपना डिसीजन बदलना चाहता हूं। तो मैंने हिंदुत्व के कारण वोट डाला था, वो प्रॉमिस अगर मेरा पूरा हुआ, मैंने गैर कांग्रेसवाद के कारण वोट डाला था, वो प्रॉमिस मेरा पूरा हुआ, मैं एक ओबीसी चीफ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता था, मेरा वो वादा पूरा हुआ, तो मेरे वादे अगर पूरे हुए और दूसरी पार्टी इससे बेटर इन सेंस में कुछ लेकर नहीं आ रही है तो मैं अपना डिसीजन क्यों बदलूं, इसके लिए मेरे पास एक वैलिड कारण होना चाहिए। वो कारण आप विपक्ष को उपलब्ध कराना है। विपक्ष अगर उपलब्ध करा देता है कि भाई ठीक है आपका इतना हो गया ना, हम इसके बियॉन्ड आपको एक्स्ट्रा ये देंगे और मैं विश्वसनीय तरीके से बोल रहा हूँ कि हम दे पाएंगे, तब स्विच करेंगे, वरना लोग स्विच नहीं करेंगे। चलता तो जैसे ये 4 राज्यों के 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, इसको डेफिनेटली ये देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। ये कांग्रेस जो इंडिया अलायंस का एक नारा लेके चली कि हम सबको साथ लेंगे और मोदी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे, तो जो ये नतीजे आए हैं, अब चूंकि कांग्रेस पर यह आरोप है कि वो सीट शेयर नहीं करना चाहती, वो पावर शेयर नहीं करना चाहते, अखिलेश के साथ उनका विवाद हुआ, राजस्थान में फिर एक भारत आदिवासी पार्टी बन के उभरी जो 27-28 सीटों पर लड़ी और 3 सीटों पर वो जीत रही है। तो एक बड़ा मतलब कहें कि वहाँ आदिवासी राजनीति ने दखल दिया है। तो ये भी एक सुनने में अच्छा लगता है कि सारा अपोजिशन एकजुट हो जाता तो जीत जाते, मतलब मेरे ख्याल से राजनीति इतनी लीनियर और सीधी होती नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जितने वोट मिले और कांग्रेस को जितने वोट मिले, उसमें बीएसपी के भी वोट अगर जोड़ दें तो भी लगभग नतीजे लगभग थोड़ा बहुत फर्क होता है, अगर कम है तो फिर जमीन आसमान का फर्क नहीं होने वाला था सिर्फ अलायंस हो जाने से। अभी जैसे अलायंस नहीं हो पाएगा ना, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, दोनों इंडिया अलायंस में, अभी दोनों क्या अलायंस करेंगे। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस तीनों अलायंस में है, लेकिन क्या सीपीएम कांग्रेस और तृणमूल एक साथ विधानसभा में क्या करेंगे? क्या ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे सपा, बसपा, कांग्रेस सब क्या यूपी में एकजुट होने वाली है? तो कुछ चीजें नहीं होने वाली उतना। मुझे लगता है कि एकजुट हो जाने से समाधान हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये नहीं होने वाला है। इसमें आपको सामने एक पॉलिटिक्स लानी पड़ेगी, आपको ड्रीम्स मतलब सपने सेल करने पड़ेंगे, और हर सपना विक्रेता जो है, जो ड्रीम सेलर है, हर कोई सपना नहीं बेच सकता। उसके पीछे आपका अतीत भी होता है कि हम ये कर चुके हैं, हम ये और करेंगे, तब आप ड्रीम सेल कर पाते हैं। तो वो ड्रीम सेल करने के लिए क्या कोई ड्रीम इनके पास है कि हम क्या करने वाले हैं? मतलब अगर आप गहलोत को 5 साल मिले
अगर गहलोत ने 5 साल में कोई जादू नहीं किया तो कहेंगे कि हम अगले शासन साल में आके जादू कर देंगे, नहीं मानेंगे ना लोग। उन्होंने वादा किया ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, नहीं माना लोगों ने। मतलब आप करके दो ना, पहले तो कुछ चीजें करके दो ना। आप कास्ट सेंसस करना चाहते हैं पूरे देश में, आप कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं पूरे देश में कराएंगे। भाई कांग्रेस शासित राज्यों में कास्ट सर्वे तो करो पहले, जिनको करना था तो उन्होंने कर दिया, कोई रोक भी नहीं है, कोई कोर्ट की भी रोक नहीं है। आपने आज भी अगर राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर 2024 के चुनाव में जाना चाहते हैं तो उनको तत्काल उनकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राज्य में तो करें ना, करके दिखाएं। आज तक मतलब देखिए, कर्नाटक वाला करना चाहते थे, उन्होंने कर दिया, बिहार ने कर दिया, उड़ीसा कर रहा है, जिनको करना है वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ बोल रही है। कांग्रेस की सरकार थी ना, आपको कर्नाटक में उनको करना था, कर दिया। तो 5 साल में करके दिखा, हाँ, तो करके दिखाना पड़ेगा ना। वो प्रॉमिस मतलब आप सिर्फ बोलने से लोग वोट नहीं डालते हैं। मतलब आपने कि हम वो लाडली योजना में इतना दे रहे हैं, हम इतना बढ़ा देंगे, तो भाई कमलनाथ की सरकार थी तो 1.5 साल में आप कोई प्रॉमिस पूरा करते हुए दिखते तब ना। आप कह रहे हैं 27% आरक्षण दे देंगे, तो 14% जब था आपने क्या कोशिश की उसके लिए? हाँ, उसमें जरूर लोग जो हैं उस बात को देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग को अब देखना चाहिए कि जो नज़र होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा इस समय अपोजिशन पे होनी चाहिए कि वो क्या नया प्रॉमिस लेकर आ रहे हैं, क्या वो नया कोई ड्रीम सेल करने के लिए ला भी रहे हैं। पूरा करो नहीं करो, क्या आपका क्या सपना है, मतलब क्या करने वाले हो, नया मतलब ऑफर क्या है? ऑफर आप सामने कुछ है ही नहीं और नया ऑफर नहीं है, तो नया ऑफर अगर नहीं होगा तो जनता फिर यथास्थिति को चुनेगी। क्योंकि सॉरी, अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, अगर हम दलित राजनीति की बात करें, जैसे राजस्थान में चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया, लेकिन 2 ही सीटों पर वो रहे हैं, वो भी हनुमान बेनीवाल की अपनी राजनीति है, एक पर वो खुद ही लड़ रहे थे। बहन जी ने जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गठबंधन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सीट गठबंधन की आई है। एमपी में उस तरह का विजय नहीं हुआ, जबकि पिछली बार 6-6, 5-5 सीटें वो लोग जीते थे। दलित राजनीति के लिहाज से ये 4 सूबों के नतीजे कैसे दिखते हैं, और क्या आने वाले दिनों में जब देश की राजनीति बदलेगी तो ओबीसी की तरह ही दलित राजनीति और उसके मुद्दे भी उसमें शामिल होंगे? देखिए, जो बहुजन राजनीति है वो निश्चित रूप से गतिरोध का शिकार है। अभी बोलने से ये नहीं होगा कि हम क्या थे, आपको रीइन्वेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। आपको अब अगर आप नहीं मानेंगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है, अगर ये रियलाइजेशन नहीं है तो नया रास्ता नहीं मिलेगा। अब ये बोलना काफ़ी नहीं है कि बहन जी के समय में यूपी में कितना शानदार काम हुआ था, उससे अगर वोट मिलना होता तो इसके कुछ सिम्टम्स दिखने लगते। वो सिम्टम्स हैं नहीं, वो लक्षण होते हैं ना, मतलब ठीक है, मतलब एक बड़ी चीज़ होती है, उसके कुछ बीज, कुछ उसके अंकुर फूटने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला उलझा हुआ है। अभी भी बहुजनवाद, सोशल जस्टिस के नाम पर वोट मिल रहा है, मतलब कर्नाटक में मिला है, तेलंगाना में भी ओबीसी पॉलिटिक्स हुई है, जम के हुई है, तमिलनाडु में सक्सेसफुल है, बिहार में सक्सेसफुल है। आपको ये मॉडल के तौर पर है, बीजेपी को रोकने के मॉडल के तौर पर सोशल जस्टिस का इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको किस तरह से प्ले आउट कर रहे हैं आप, किस तरह से खेल रहे हैं। मतलब मैं बहुत अच्छे नियत के साथ खेल रहा हूँ, इसलिए मैं विजेता बनूंगा जरूरी नहीं। आपकी नियत अच्छी है और बहुत शानदार है, ये कोई विक्ट्री की तरफ आपको ले जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। जब साबित हो रहा है कि मतलब मध्य प्रदेश में लोकसभा सांसद बीएसपी के जीतते थे एक समय, तो वो जमीन तैयार है, जमीन है वहाँ पर, आपको आपके वो पॉलिटिक्स। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई बार स्थितियाँ भी उलझा देती चीज़ों को। तो बहुजन पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने भी एक समय बहुत नुकसान पहुंचा दिया है ऑलरेडी। उसके वोट कांग्रेस को जब ये समझ में आया कि बीएसपी को उभार की वजह से यूपी और इन जगहों पर दिक्कत हो रही है, तब उन्होंने मुकदमे वगैरह करके बहुत सारी दिक्कतों में डाला बीएसपी को, और बीएसपी फिर उनसे बचने के लिए अपने नए ढंग से गठबंधन वगैरह करने में गई है। तो इन सब की पेचीदगियाँ हैं। फिर ओबीसी के साथ, ओबीसी और उसके साथ जो एक दोस्ती बन सकती थी, वो दोस्ती उस 93 से 95 के बीच में वो टूट गई। तो उसके बाद आपको नया कोएलिशन, सोशल कोएलिशन बनाना पड़ा ब्राह्मणों के साथ, सवर्णों के साथ। उसमें आपकी राजनीतिक धार कमज़ोर हुई। मतलब बहुत सारी उलझने एक्चुअली आपकी अपनी पॉलिटिक्स डिसाइड नहीं करती, एनवायरनमेंट भी करता है। तो एनवायरनमेंट भी आपको पुश करता है। यहीं पर नेतृत्व की परीक्षा है कि कठिन स्थितियां हैं, नई स्थितियां हैं, आप कैसे ले जाएं। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि बीएसपी कमबैक करेगी और अपने को नए ढंग से इन्वेंट करेगी, क्योंकि पुराने ढंग से
बात नहीं बन रही है, अब तो ये मानना पड़ेगा। हालात बदल रहे हैं निश्चित रूप से पुरानी पॉलिटिक्स में से अगर कुछ होना होता तो अब इसके कुछ दृश्य दिखने लगते। वो दृश्य नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि कुछ नए ढंग से करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो नया सोच रहे होंगे और निश्चित रूप से नया कुछ करेंगे। बिल्कुल। आखिरी कुछ सवाल ले रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं जनरली कि जब किसी सूबे का इलेक्शन होता है तो उसके अपने अलग लोकल मुद्दे होते हैं, और सड़क नहीं बनाया या नहर नहीं बनाई, तमाम तरीके के मसले होते हैं, उसी के आधार पर वोटिंग होती है। और लोकसभा चुनाव का एकदम बदल जाता है, कभी जिन राज्यों में आपकी सरकार होती है वहाँ पे एक सीट भी नहीं जीत पाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर मैं 2024 का लोकसभा चुनाव को देखूँ तो फिर कैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि क्या इन राज्यों में चुनाव का लोकसभा चुनाव पर भी असर होगा और बीजेपी को उसमें बढ़त मिलेगी, या हालात बदल भी सकते हैं अगर विपक्ष बहुत अच्छे से मेहनत करता है? निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव का रेप्लिका तो नहीं होता है लोकसभा, या उनको सब जोड़ जाड़ के उसका सम या उसका एक ये भी नहीं होता है कि वो मीडियन क्या है, उनका एक समुच्चय नहीं है, उनका एक कॉल्बिनेशन ऑफ ऑल असेंबली इलेक्शन इज नॉट लोकसभा इलेक्शन, इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग। पूरा देश कैसे चलना है ये डिसाइड हो रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि आज बीजेपी को बढ़त है इसलिए आगे भी रहेगी नॉर्थ इंडिया में, लेकिन फिर वही लेकिन है बहुत बड़ा सा कि आप यहाँ से आगे ले जाने के लिए क्या अपोजिशन लेके आ रहा है। इसीलिए मैं इस समय मैं बीजेपी की तरफ कम देख रहा हूँ और अपोजिशन की तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, दांव उनका है। बीजेपी को अगर बीजेपी कुछ नहीं करे और यही स्थिति रह जाए तब तो बीजेपी का काम हो गया ना। इस यथास्थिति को तोड़ने का दायित्व तो अपोजिशन का है, बिल्कुल अपोजिशन का ओनर्स है कि वो इस स्टेटस को तोड़े, और स्टेटस को वो कैसे तोड़ती है ये अब हम देखते हैं। मतलब अब हम सब सारे लोग इस पर नज़र रखेंगे कि क्या वो कर रहे हैं। एज एनालिस्ट और ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वी हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं, जब मैं लाइव कर रहा था दिन भर, कि ईवीएम हैक हो गई। इस सवाल के बिना सारी चर्चा खराब हो जाएगी। तो चूंकि आपने आर्टिकल में लिखे हैं, उस पर दोष मढ़ना ठीक है कि ईवीएम माता खराब हो गई? देखिए, ईवीएम भारत में संसद के कानून से आया है, अपने आप आया नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बाकायदा संशोधन किया गया है, सारी पार्टियों ने उस समय तो आने दिया। तो दरअसल ईवीएम एक गलत विधि है, इसको सारी पार्टियां जब तक नहीं मानेंगी तब तक समस्या है। जो हारती है वो पार्टी बोलने से नहीं होता है। जब आडवाणी हार गए थे 2009 में तो बाकायदा बीजेपी ने एक पूरी किताब लिखी थी नरसिम्हा जी ने कि कैसे ईवीएम से सारी गड़बड़ी हुई थी, और फिर अब वो ईवीएम उनको ठीक भी लगने लगा है। तो ये तो ठीक है। हाँ, तो कांग्रेस ईवीएम लेके आई इस देश में। कांग्रेस अगर आज कहती है कि ईवीएम में दिक्कत है तो फिर तो मतलब फिर आप लाए क्यों? लाते समय आपको सोचना चाहिए था कि कोई भी मॉडर्न डेमोक्रेसी जब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रही है, मतलब अमेरिका भी कागज पे वोट डाल रहा है, और अमेरिका कोई छोटा देश नहीं है, आबादी के हिसाब से ठीक ठाक बड़ा देश है, विस्तार के हिसाब से तो भारत से ही बड़ा देश है। तो भारत से भी जो बड़ा भौगोलिक रूप से देश है, वो जब कागज से ही वोट डाल के अपने देश में राष्ट्रपति और सीनेटर और कांग्रेसमैन चुन रहा है, तो आप ऐसे कौन से टेक्नोलॉजी का मतलब पहाड़ आप तोड़ दिया कि आपको मशीन से वोट डालना? क्योंकि मैं एक कागज से वोट डाल रहा हूँ, तो मैंने वोट डाला और वोट को दर्ज किया, ये प्रोसेस मैं अपने आँख से देख रहा हूँ, तो इसकी एक विश्वसनीयता है, इस पर भरोसा मुझे मालूम है डाला। और उसके बाद जब सारे दलों के प्रतिनिधियों के बीच में वो डब्बा बंद हो गया तो हो गया, और उसके बाद सील पे मुहर लग गई, और उसके बाद वो डब्बा रख दिया गया, उस डब्बे को खोला गया और गिना गया। इसमें करप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, नील है। इसलिए सारी दुनिया जहाँ से ये चिप बनता है, भारत के भी मशीनों की चिप बनती है, वो देश भी कागज से ही वोटिंग कर रहे हैं। मतलब तो भारत में भी बहुत सारे वोटिंग कागज से हो रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें आपने एक ऐसा ओपेक और एक अनजाना प्रोसेस डाल दिया जिसमें कि संदेह की गुंजाइश अगर एक भी मतदाताओं की है तो वो पद्धति गलत है। अगर किसी एक भी मतदाता को लग गया कि हमने जिसको वोट डाला उसी को गया कि नहीं पता नहीं, तो ये पद्धति लोकतंत्र को कमजोर करती है। तो सिद्धांत के तौर पर मैं ईवीएम का विरोधी हूँ, लेकिन क्योंकि सारी पार्टियों में कंसेंसस है कि ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए, तो ठीक, उनकी मर्जी, डिसाइड तो उन्हीं करना है। क्योंकि ईवीएम जाएगा भी तो फिर संसद के एक एक्ट से जाएगा, उसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 में आपको फिर एक संशोधन करके ये लिखना पड़ेगा कि मशीन से जो वोटिंग होती है वो उसका निषेध है। तो ये निषेध भी पार्लियामेंट को करना है। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट में बैठती हैं तो वो जब डिसाइड कर लेंगे कि निषेध कर देना है तो हो जाएगा, और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा।
तो ये आप पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या राय लेती हैं, क्योंकि जब हार जाते हैं तभी वो उस पर ठीकरा फोड़ते हैं। उस समय नहीं सुनी जाएगी, जीतने के बाद फिर नहीं कहते। उस समय नहीं सुनी जाएगी। बीजेपी कहेगी आप तेलंगाना में जीत गए हैं तो आप फिर 2004 और 9 में ईवीएम अच्छा था और 2014 और 19 में खराब है, ये कैसे कैसे मानेंगे लोग, क्यों मानेंगे? तो आपको एक स्ट्रॉन्ग इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। बहरहाल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक रहा आपके साथ बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू। समय कम है तो ये बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने जो बातें बताई हैं देश की राजनीति पर, इसके पड़ने वाले असर के बारे में जो हमने बात की है, उसके बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।